जी जनाब। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन। ओवरहेड्स, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्लियर सबको? ये जितनी भरकर ट्रेन है ना, तुम लोगों का इसी ट्रेन में पीआरसी भी पास करवाना है, इसी ट्रेन ने तुम्हारा आगे कैफ भी पास करवाना है। अरे अरे, रिजल्ट कैफ का आता है, ठुक हम जाते हैं। तो क्या बताओ कितने बच्चे बेचारे रो रो के आते हैं, कैफ में फेल हो गए, पढ़ते हैं नहीं। आप भी यही हैं, पढ़ना आप लोगों ने भी नहीं है, और आप लोगों ने फेल होके बैठे हुए हैं। ट्रेन खराब नहीं होती। हाँ, बस आप जैसे पैसेंजर्स तब तक फौत ना हो जाए। ट्रेन की गारंटी है, पैसेंजर्स जो है वो फौत हो जाते हैं, जस्ट लाइक यू। कुछ पैसेंजर्स जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, कुछ पैसेंजर्स को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये होता है सीन। कुछ पैसेंजर्स चलते हुए ट्रेन से छलांग नीचे मार देते हैं, पर टांगे शांगे की टूट जाती हैं। तो ये सीन हो सकते हैं। ट्रेन चलेगी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आगे का सीन है। आप कौन से वाले पैसेंजर हैं? आखिरी मंजिल तक वाले पैसेंजर हैं कि सज्जे खब्बे निकलने वाले पैसेंजर हैं? चले जी, चले जी, चले जी। आई, आपको पता है मैंने 2 दिनों में कितने मैसेजेस का रिप्लाई किए हैं? मेरा आईफोन हैंग हो गया बेचारा, इतने मैंने मैसेजेस का रिप्लाई किए हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये रॉ मटेरियल की भी बात हो सकती है, ये फिनिश गुड्स की बात भी हो सकती है, कि इसमें क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनिशियल मेजरमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? इनिशियल मेजरमेंट की। अब इनिशियल मेजरमेंट में क्या आएगा बेसिकली? जो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज होती है वो इसमें आ जाएगी। उसके अलावा आ, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, अभी हम पढ़ के आए हैं, वो इसमें आ जाएगी। उसके अलावा जितनी भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती हैं इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन पे लाने के लिए, ये सारी जो है वो हमारी इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। अब सवाल ये है कि जब हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज होती है, इसमें क्या कुछ शामिल होता है, ये देखिएगा। कि जब हम कॉस्ट ऑफ परचेज की बात करते हैं, जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे हमारी फिनिश गुड्स हो, तो उसमें क्या कुछ शामिल होता है वो हमने यहाँ पर देखना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाएगी, जो हमारी कीमतें खरीद होती है, परचेज प्राइस, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे जो आपकी नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, वो आप इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा जितने भी आपके नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे। ये नॉन एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल टैक्सेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, हमेशा नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस बनते हैं। फिर जो आपकी ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग कॉस्ट होगी वो भी इसका पार्ट बनेगी, ये सारा आप इसमें ऐड कर देंगे।
इसके अलावा जो भी आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, मतलब वो कॉस्ट जो उसके साथ ताल्लुक रख रही है, वो सारा कुछ आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद आपके पास जो आएगी, ये आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, कि आपने इन्वेंट्री इसके ऊपर खरीदी है, इसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। इज दैट क्लियर? अब इसमें से कॉस्ट कौन सी नहीं आएगी, अगर हम इसकी बात करें, तो कॉस्ट एक्सक्लूड कौन सी होगी, वो देखते हैं हम। कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड। रिमेंबर, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस हो गई, वेस्टेज वगैरह हो गया, वो इसमें नहीं आता। उसके अलावा जो स्टोरेज कॉस्ट होती है, जहाँ पे आप इन्वेंट्री को स्टोर कर रहे हैं, वो भी इसमें नहीं आता। हाँ, अगर स्टोरेज कॉस्ट लाजमी है फिर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री है और आप एलएनजी बना के बेच रहे हैं, गैस के सिलेंडर बना के बेच रहे हैं, केमिकल्स बना के बेच रहे हैं, तो फिर कंटेनर में स्टोर करना लाजमी है। उस केस में जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो इसका पार्ट बनेगी, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट कभी भी नहीं आ रही होती। उसके बाद हमारे जो एडमिन ओवरहेड्स होते हैं, वो भी कभी भी इसमें नहीं आते। उसके अलावा जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, वो भी हम इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। तो रिमेंबर, ये याद रखना, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। और इसमें भी ज़रा याद रखिएगा कि जो आपके रिफंडेबल सेल्स टैक्स होते हैं, वो भी कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में नहीं आते। उसके अलावा जो भी आपके एडजस्टेबल इनकम टैक्स होते हैं, वो भी इसका पार्ट नहीं बनते। उसके अलावा जो आपकी क्या कहते हैं, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, वो भी इसमें नहीं आती। फिर जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसको भी हम नहीं लेके चलते, जो ट्रेड डिस्काउंट्स होते हैं वो भी नहीं आते। अब ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली हम करते क्या हैं, ये जो परचेज प्राइस होते हैं ना, जो हमने यहाँ पे खरीदा हुआ है यहाँ पे, इसमें से हम हमेशा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस करवा के लिखते हैं। ये वाली प्राइस जो होती है, ये हम हमेशा नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेके चलते हैं। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट का यहाँ पे कोई तरीका का कोई चीज नहीं हो सकता। स्टार्ट के लिए एक चीज याद रखिएगा, इससे रिलेटेड ही है छोटी सी बात, कि हम सेल्स को रिकॉर्ड जब करते हैं, तो क्या है उसकी एंट्री होती है, उसको देखते हैं। देखिए जी, जब हमने सेल्स रिकॉर्ड करनी होती है ना, तो उसकी बेसिकली एंट्री हमारी ये होती है कि आपकी सेल्स जो है वो क्रेडिट होती है, और आपका डेटर या कैश जो है वो डेबिट होता है। ये तो आप एंट्री करते हैं सेल्स की। इसके साथ ही आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी पास करते हैं। और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री अगर आप देखें, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री आप क्या पास करते हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है बेसिकली वो डेबिट होती है, और आपका इन्वेंट्री अकाउंट जो है, जो आपने मेंटेन किया हुआ है, वो क्या होता है, क्रेडिट। ये जो है, ये एंट्री हमें बता रही है कि हमारे यहाँ से सामान उठ के चला गया। इस एंट्री को हम हमेशा करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और ये वाली एंट्री हमेशा किसके ऊपर होती है, सेल प्राइस के ऊपर होती है। ऐसे ही है। लेकिन कुछ होती हैं आपकी, इनको हम कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्या कहते हैं हम उसको, हम उसे गुड इन ट्रांजिट कहते हैं। या आप कह सकते हैं, आपने सेल की होती है ऑन रिटर्न बेसिस, क्या आपने सेल्स कर दी हैं, लेकिन अभी आप उसको सेल्स मान नहीं रहे। आपने क्या की है, आपने उसको ऑप्शन दिया है
कि कुछ टाइम तक क्या कर सकते हो, आप रिटर्न कर सकते हो। ये अभी आपकी सेल्स जो है वो हुई ही नहीं है, आपकी गुड्स वहां तक पहुंची ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जो गुड्स जो है वो क्या कर दी है, आपने गुड्स तो निकाल दी है लेकिन उस बंदे तक नहीं पहुंची, उस बंदे तक को फिजिकल पोजेशन गुड्स की नहीं मिली। अगर ये गुड्स इन ट्रांजिट हो या सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस हो, हम इसको कभी भी सेल्स का पार्ट नहीं बनाते। जब तक उस बंदे के पास गुड्स पहुंच ना जाए, जब तक उस बंदे के पास गुड्स मिल ना जाए, हम इसे कभी भी सेल्स का पार्ट नहीं बनाते। अगर उसने सेल्स का पार्ट बनाया हो, हम क्या कर देंगे, हम उसको यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसकी एंट्री जो है वो पास करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप सेल्स जो है वो डेबिट कर देंगे, और जो आपकी गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। बिकॉज अभी तक आपने गुड्स निकाल तो दी हैं, ना उसके पास पहुंची है ना आपके पास है, तो रास्ते में है। जब उसके पास गुड्स पहुंच जाएंगी, जब उसके पास गुड्स मिल जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे, आप जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसको वापस डेबिट करेंगे, और आपकी सेल्स जो है वो क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। तो आप ये एंट्री पास कर रहे होते हैं। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि गुड्स इन ट्रांजिट है या ऑन रिटर्न बेसिस है, ना तो वो सेल्स का पार्ट बनेगी, ना ही वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में शो हो रही होंगी। ना वो सेल्स का पार्ट बनेगी, ना ही वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में शो हो रही होंगी। उसके बाद लेटर ऑन जब हमारा असूलन इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का, वो हमेशा होता है लोअर ऑफ कॉस्ट, या एनआरवी पे हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर इसको देख ले, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई किसी को इश्यू नहीं होगा, किसी किस्म का भी, किसी किस्म का भी किसी बंदे को कोई इशू नहीं होगा। जल्दी देखें, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया, ये भी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जो नेसेसरी है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने चेयर्स बना रहे हैं, आपने चेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और आपने उसके लिए पेंट ली है। अगर चेयर्स ना बनाते, पेंट कभी भी ना लेते, तो ये पेंट का लेना इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। ठीक है, रेंट नहीं आएगा इसमें, रेंट तो आपका ओवरहेड्स में आता है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है जो उसके लिए लाजमी है, सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट ही होता है। जैसे ड्राइवर का खाना, अपने बारे में सोचिए हमेशा, ड्राइवर का खाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करते हैं, अगर आपने इन्वेंट्री ना खरीदी होती तो क्या ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करते? द आंसर इज नो। यार हेलमेट देना, ये हेलमेट देना, चार्जिंग पे लगाना है। अगर आपने अगर आपने बताएं जरा, आपने ट्रैवलिंग कॉस्ट पे की, आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की इन्वेंट्री को लाने की। अगर आप इन्वेंट्री कभी भी ना लेके आते, तो क्या आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करते? नहीं करते। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ये क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। आप गुड्स लेके आ रहे थे तो आपने छिल्लड़ को रिश्वत पे की। अगर आप कभी भी गुड्स ना लेके आते तो आप छिल्लड़ को रिश्वत भी पे ना करते। ये भी क्या होगा आपके लिए फिर? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कंसीडर होगा। इज दैट क्लियर? अब जरा इसको पढ़ें और मुझे बताएं क्या आएगी वैल्यू, शाबाश जल्दी से। देखिए जी, हमने पढ़ा था कि आप लेंगे सबसे पहले लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है हमारे पास 10500000। इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्या करवा देंगे, आप वो लेस करवा देंगे। तो ये आपके पास आ गया 105000। इसमें से आपने 50,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करवा दिया। कस्टम ड्यूटी जो है वो 1.5 लाख रुपए की, आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, आपके बीच में क्या होगी, एडजस्ट होगी। वैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ना वो आपकी एडजस्टेबल होती है, ये चीज़ याद रखिएगा टेक्निकली, बट यहाँ पे हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। फिर नॉन एडजस्टिंग इनकम टैक्स है, एडजस्टेबल होगा नहीं आएगा, लेकिन नॉन एडजस्टिंग जो है वो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। रिफंडेबल टैक्स इसमें 180 का नहीं आएगा। 40,000 की कैरेज जो है वो भी आएगी। अब कमीशन पे के क्लियरेंस के लिए ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ये भी इसमें आएगी। तो उसको जमा करके बताएं क्या जवाब आता है, 1565,000। क्लियर है ये? फिर ये भी देख लें, हमने ये भी सारी तफसील में डिस्कशन जो है वो की हुई है, बहुत तफसील में हमने इन चीज़ों की भी डिस्कशन की हुई है।
क्या ये भी क्लियर है? अब ये सवाल देखते हैं। कहते हैं जी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एज एट 31 दिसंबर 2015 इन अकॉर्डेंस विद IAS 2। क्या कह रहा है वो कि आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है IAS 2 के मुताबिक। और डेट उसने क्या ली है बताएं? 31 दिसंबर की तारीख लिखी है। इसका मतलब वो किसकी मांग रहा है? वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, मांग रहा है। इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो भाई साहब मांग रहे हैं। हमने उनको बतानी है क्या है, कैसे है और किस तरह से होगा। ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं ख्योड़ा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, was formed on 1 जनवरी 2015। The entity manufacture and sell single product and value it on FIFO basis, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। फिर कहता है जी 1 टन ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रोसेस इनटू 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स। ये उसने बड़ा हमें क्लियर बता दिया है यहाँ पे कि 1 टन का रॉ मटेरियल है, 1 टन की फिनिश गुड्स बनेगी। उसने हमें कह दिया है परचेजेज है 1000 टन ऑफ रॉ मटेरियल पर वीक। प्राइस है 1 लाख पर टन ऑन 1 जनवरी, इंक्रीजिंग टू 1.5 लाख पर टन ऑन 1 जुलाई। इसका मतलब जनवरी से लेके जून तक 1 लाख पर टन रही है, जुलाई से लेके दिसंबर तक कितनी रही है, 1.5 लाख पर टन रही है। इंपोर्ट ड्यूटी 10,000 पर टन है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम डॉक्स टू फैक्ट्री जो है 20,000 पर टन है। प्रोडक्शन कैपेसिटी उसने गिवन की है 1000 टन पर वीक बना रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट 25,000 पर टन है और फिक्स कॉस्ट 30,000 30 मिलियन पर वीक है। रॉ मटेरियल 2,000 टन है और फिनिश गुड्स जो है 2,000 टन। ये सवाल इसने हमें गिवन की है। कुछ सवाल समझ आई? हमने क्या बताना है, हमने उसको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री किसकी, 31 दिसंबर की। मतलब 31 दिसंबर को हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा 2,000 टन का, इसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और फिनिश गुड्स पड़ी है हमारे पास 2,000 टन की, इसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फर्स्ट इन का मतलब सबसे पहले खरीदा, सबसे पहले बिक गया। तो सबसे एंड पे बाय किया वो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखिए सबसे एंड के ऊपर हमने जो बाय किया है वो क्या चीज़ है, वो रिसेंट। रिसेंट जो हमने बाय किया है वो किसके ऊपर हमने बाय किया है, वो 1.5 लाख के ऊपर है। और रॉ मटेरियल किसके ऊपर बाय किया है, 1.5 लाख पर टन के ऊपर। तो अगर हम आए 1.5 लाख पर टन के ऊपर, तो 1.5 लाख आ जाएगी रिसेंट प्राइस। इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो 10,000 है। ट्रांसपोर्टेशन जो डॉक है वो कितनी है, 20,000 है। तो टोटल परचेजेस कितनी बनती है, इसकी कॉस्ट 1,80,000 पर टन बनती है। तो 2,02,000 टन का हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी, 1,80,000 आएगी। जरा बताएं रॉ मटेरियल की फाइनल फिनिश कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें? बताएं शाबाश जल्दी से। कितनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की? 360, 360 टन जो है हमारे पास क्या पड़ेगी, इसकी वैल्यू पड़ेगी। तो 360 मिलियन जो है वो हमारा जवाब इसका आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 360 मिलियन इसका जवाब जो है वो आ रहा होगा। तो ये तो होगी हमारे पास रॉ मटेरियल की प्राइस जो उसने मांगी थी। अब हमें फिनिश गुड्स की कीमत जो है मालूम करनी है। हमें पता है फिनिश गुड्स कैसे आती है, हम रॉ मटेरियल लेंगे प्लस इसमें हम कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगी, फिनिश गुड्स आएगी। अब मुझे यहाँ पे पता है कि मेरे रॉ मटेरियल पर टन कितने का पड़ा है, मुझे 1,80,000 का पड़ रहा है। अगर मैं कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर आऊँ तो वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरी वो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरी 25,000 पर टन है। मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर मेरी फिक्स कॉस्ट है 30,000 टन पर वीक, और एक वीक में कितने बना रहा हूँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी 1,000 टन है। अब हम पढ़ के आ चुके हैं ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या निकालेंगे। अब मेरी फिक्स कॉस्ट है कितनी, 30,000 पर टन, और एक वीक में कितना बनता है हमारा, 1,000 टन जो है वो बन रहा होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या जवाब आएगा, आपकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। अब आप इसको जमा करें, रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, आपके पास आ जाएगी फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी बनती है, जरा बताएं। अब ये है आपके पास फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ गई है। तो फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी भी कितनी पड़ी है आपके पास, 2,000 टन पड़ी है। तो 2,000 टन को आप मल्टीप्लाई करें
2,35,000 से, बताएं क्या जवाब आता है? 470 मिलियन इसका आंसर आना चाहिए। तो सर ये इसका जवाब हमारा बनता है। फिनिश गुड्स आपकी, रॉ मटेरियल आएगा 360 का, फिनिश गुड्स आएंगे 470 की। आपकी इन्वेंट्री इस तरह से रिकॉर्ड हो रही होगी। तो भी क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। और अगर आप देखें तो हमारा एक असूल है इन्वेंट्री का, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लेके चलते हैं। वो असूल क्या है हमारा? कि जो भी हमारी इन्वेंट्री है ना, वो हमेशा रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। मतलब क्या हुआ, हम कॉस्ट और एनआरवी दोनों को कंपेयर करते हैं। जो इन दोनों में सबसे लो अमाउंट होगी, जो हम क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को हमेशा उस लो वैल्यू के ऊपर, हमेशा उस लो अमाउंट के ऊपर ही क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, किस पे रिकॉर्ड होती है हमेशा ये? लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड होती है। अब कॉस्ट तो हमने निकालना सीख ली हुई है, क्या है और क्या नहीं है। एनआरवी क्या होती है? एनआरवी का मतलब होता है, अगर आप बात करें, एनआरवी स्टैंड फॉर, इसको हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहते हैं हम इसको? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब हम कितनी अमाउंट जो है वो इसमें से लेंगे, या कितनी अमाउंट हमें हासिल होगी, उसे हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब कितने की पे फायदा हमें मिलेगा, कितनी अमाउंट हमें हासिल होगी, उसे कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमेशा, हम लेते हैं ईएसपी। ईएसपी कहते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसमें से हम लेस करवाएंगे ईएससी। ईएससी कहते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, या ईसीसी। ईसीसी कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। ये हम लेस करवाएंगे। जो ये जवाब आएगा, इसको हम क्या कहते हैं? एनआरवी कह रहे होते हैं। तो हमेशा हमने कॉस्ट या एनआरवी, जो लोअर अमाउंट होगी, हम क्या करेंगे, हमेशा उस लोअर अमाउंट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब इसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? कि अंदाजन आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, कि भाई अंदाजन आप कितने का बेच देंगे, दैट इज योर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। प्लस करेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, कल को बेचते हैं, बेचने के ऊपर कितना खर्चा आएगा, कमीशन वगैरह पे करते हैं, वो इसमें आ रहेगा। और होगी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अगर आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट नहीं हुई, अगर आप इसे कंप्लीट करके बेचेंगे तो अंदाजन कितना खर्चा आएगा, ये आप लेस करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास एनआरवी आ रही होगी। इज दैट क्लियर? अब हमने करना क्या है, हमने इसको बेसिकली करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी इन्वेंट्री में प्रोडक्ट ए पड़ा हुआ है, और प्रोडक्ट ए आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट है 2,000। आपने खरीदा था, बनाया था, वटेवर जो भी था, उसकी कॉस्ट जो थी 2,000 थी। लेकिन आपको लगा पता कि यार ये तो अब इतने का है नहीं। आपने पता किया तो उसकी एनआरवी जो है वो कुछ इस तरह से निकली, कि आपका जो ईएसपी है वो 2500 आ रहा है। लेकिन आप उसमें से अगर उसका ईसीसी लेस करवाते हैं, वो है 700 रुपये की। और आप ईएससी लेस करवाते हैं, वो है 200 रुपये की। तो अब कितने का पड़ा ये? 2500 माइनस 700 कितना हुआ? 1800, 200 कितना हुआ? 1600। तो एनआरवी कितनी है? 1600 की। कॉस्ट क्या है? 2,000। इसका मतलब क्या है? कि आपने एक चीज 2,000 की लिखी हुई है, लेकिन आपको पता है कि उसमें से तो आपको मिलना है कितना है? 1600 मिलना है।
आपने कितने की चीज लिखी हुई है, 2,000 रुपए की, लेकिन जाएंगे बेचने के तो पैसे कितने लेना है, 1,600 के होने हैं। तो वो कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट पर रिकॉर्ड करें। जब वो कहता है भाई आप अपना प्रोडक्ट ए जो है जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो आप 2 पे नहीं बल्कि किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 1,600 पे रिकॉर्ड करेंगे। सर हमने तो इस पे लिया था। अब वो कह रहा है इस पे रिकॉर्ड करें, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितने का लॉस होगा बताएं जरा, कितने का लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, 400 का। इसको हम कहेंगे एन आर वी लॉस, क्या कहेंगे, एन आर वी लॉस। गॉट इट। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, अच्छा, इस अमल को कहते हैं इस अमल को कहते हैं राइट डाउन। इसको क्या कहते हैं अमल को, राइट डाउन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट डाउन। मतलब एक चीज थी 2,000 रुपए की, हम उसको 2,000 से उठा के कितने पे ले आए हैं, 1,600 पे। तो हमने क्या की है, उसमें कमी कर दी है। तो कमी करना क्या कहलाता है, राइट डाउन कहलाता है। अब मेरी इन्वेंट्री कितने की शो हो रही है, 1,600 रुपए की। कितने का लॉस हुआ, 400 का। ये पता है लॉस की एंट्री क्या पास होगी, लॉस की एंट्री पास होगी जो भी आपकी इन्वेंट्री होगी। आपकी चूंकि इन्वेंट्री में कमी आई है, आपकी इन्वेंट्री में कमी आई है, तो आपका इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो हो जाएगा 400 क्रेडिट। और आपका एनआरबी लॉस जो है ये हो जाएगा डेबिट 400 से। और एक इसका पार्ट बनेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। तो बेसिकली आप ये एंट्री जो है पास करते हैं। राइट डाउन जितने से हुआ है, राइट डाउन कितने से हुआ है, 400 से हुआ है। तो जितने से राइट डाउन हुआ है वो आपका लॉस है, नुकसान है, वो हमारा एक्सपेंस होगा। इसको नोट करने फिर आगे चलते हैं। एनआरवी अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो भाई सिंपल सी बात है कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। असूल लिखा हुआ है, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। क्या सवाल है आपका। अगर कॉस्ट या एनआरवी बराबर है तो भाई जिससे मर्जी रिकॉर्ड कर लो, बात तो एक ही है। ये रिकॉर्ड कर लिया, हमने नोट कर लिया। इसको जरा पढ़ लें एक दफा, बताइए इसमें कोई मसला है। मैंने आपको ये बता दी है, ईसीसी क्या है और ये क्या है, जैसे दफा देख लें। डन, आगे चले। फेयर वैल्यू का मतलब था मार्केट वैल्यू, कि आज मार्केट में कितने की चीज मिल रही है, उसको ही हमने कहा था एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कि इतने की ये चीज बिक जाएगी। ये जनाब आगे चले। अब ये भी हमने बता दिया है कि क्या है, कि आपने रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरबी के ऊपर। अगर कॉस्ट कम है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर एनआरबी कम है तो हम क्या करेंगे, हम उसको कॉस्ट के ऊपर लेकर, अगर एनआरबी कम है तो हम उस पर करेंगे, हम उसको लेके आ जाएंगे। और एक्सपेंस जो है वो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे एज अ लॉस के तौर के ऊपर। फिर इसमें से ना एक अगर सवाल आता है कि ये एनआरवी पे हम राइट डाउन करते क्यों हैं, और ये बेसिकली लॉस होता क्यों है, लाइक कब, कब। रिमेंबर ये हम एनआरवी तब लेके जाते हैं जब आपकी इन्वेंटरीज डैमेज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने वेयर हाउस में सामान रखा हुआ था, बारिश आ गई, पानी आ गया, और आपकी इन्वेंट्री जो है वो डैमेज हो गई। क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो डैमेज हो गई, अब बताएं, एक चीज आपने 2,000 रुपए की ली हुई है, अगर वो डैमेज हो जाएगी तो क्या वो तब भी 2,000 रुपए की रहेगी, बताएं जरा। नहीं ना, वैल्यू में कमी आएगी, खत्म हो गई है, कीमतें जो है वो कम हो गई हैं, यहाँ आपकी सेलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, सेलिंग प्राइस कम हो गई है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है अगर वो बढ़ गई है, अगर ये सारे सीन हुए हैं तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आप क्या कहेंगे, आप एनआरवी रिकॉर्ड कर रहे होंगे। आपके एसेट्स की वैल्यू में कमी आई होगी। अब चूंकि आपके एसेट्स की वैल्यू में कमी आई होगी तो आप क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एनआरवी लॉस को। इज दैट क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, रिमेंबर, अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं तो आप क्या करेंगे, आप आइटम बाय आइटम भी क्या कर सकते हैं, आप उनको एनआरवी पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं लेकिन स्मॉल वैल्यू की हैं, स्मॉल मतलब 10 रुपए वाली 20 वाली चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड हो गई, दूध के पैकेट वगैरह हो गए, उनकी फिर हम क्या करते हैं,
हम ग्रुप की बेसिस के ऊपर एनआरवी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अगर बड़ी चीजें से गाड़ी हो गई, ये बड़ी इन्वेंट्री में आती है। एसी हो गया बड़ी इन्वेंट्री में, तो भाई जो एसी खराब हुआ है सिर्फ उसकी एनआरवी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर दूध खराब हो गया, बिस्किट्स खराब हो गए, इनकी जो है वो हम क्या करेंगे, हम इनकी ऑन अ होल जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। हम इनको आइटम बाय आइटम जो है वो नहीं लेके जाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल वगैरह, वो कभी भी आप उसको राइट डाउन करके फिनिश गुड की कॉस्ट से नीचे नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने रॉ मटेरियल लिया 200 रुपए का, और फिनिश गुड्स जो है वो आपका 800 रुपए का है, तो भाई आपका रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा नीचे रिकॉर्ड नहीं हो सकता। ये चीज आपने जो है वो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं, अगले सवाल देखते हैं। इधर ही, गुड्स परचेज टू बी रीसोल्ड, आपने गुड्स खरीदी थी कितने के लिए, बेचने के लिए, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000, हैव बीन डैमेज, तबाह हो गई, एट द ईयर एंड, एंड देयर रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइस इज 99,000, खराब हो गई है और अब उसकी रिप्लेसमेंट जो है, मतलब इस तरह की चीज अब कितने की है, 9,000 रुपए की है। दे कैन बी सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर 14,000, आप उनको भी बेचना चाहेंगे तो 14,000 की बिकेगी। लेकिन आपको वो खराब चीजों को ठीक करने के ऊपर जो कॉस्ट वो आपकी लगेगी वो कितनी होगी, 45 होगी। बताएं आप किस अमाउंट के ऊपर अपना कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपने पता है यहाँ पे आपने खरीदी थी, तो आपकी कॉस्ट क्या थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो तो थी आपकी 10,000 रुपये, यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम देखते हैं एनआरवी। एनआरवी में हम क्या लेते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, उसने हमें बताइए कितनी है, 14,000 है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है सेल वो कितनी है, 4500 की है। तो 14 में से 4500 लेस करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 9,500। तो लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी, तो हम किस पे अपना इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेंगे, 9500 पे। अब जब 10 से उठ के हम 95 पे गए, कितने का नुकसान हुआ, 500 का, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एनआरवी लॉस जो है वो कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर। ये सवाल देखें जरा, बताइए सवाल पढ़ के समझ आती है, शाबाश जल्दी करें। सवाल पढ़ के बताए समझ आते, सवाल हो जाएगा आपसे ये वाला। ये जिसको ये सवाल समझ आ गया ना, समझ लें उसको FA1 भी आ गया। ये जितना तगड़ा सवाल है ना, जिस बच्चे को ये सवाल समझ आ गया, हम कह देंगे, हम शहादत दे देंगे कि उस बंदे का R1 भी पास हो सकता है। तो देखिए जी, इसको डिस्कस करते हैं। इधर ही, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनआरवी लॉस टू बी बुक्ड इफ एनी। ठीक है, उसने हमें यहाँ पे गिवन किया है प्रोडक्ट। उसने कहा है जो आपका प्रोडक्ट ए है, बेसिकली उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ये, उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट जो है ये है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कमीशन ये है, रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल्स एज पर पास्ट एक्सपीरियंस ये है, रिकवरी कॉस्ट उसकी ये है, बैड डेट एक्सपेंस जो है वो उसके ये है। अभी हम इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, हमें ये भी रेलिवेंट नहीं है, ये भी रेलिवेंट नहीं है, ये भी रेलिवेंट नहीं है। इनका ताल्लुक तो बैड डेट एक्सपेंस वगैरह से है, ये हमारे लिए नहीं है। हमें अभी कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इधर प्रोडक्ट नंबर ए की। प्रोडक्ट ए की, देखिए प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो है वो उसने हमें यहाँ पर गिवन की हुई है, कितनी है, उसने क्या, प्रोडक्ट ए की कॉस्ट जो है 1,00,000 रुपया है। कितनी है प्रोडक्ट ए की कॉस्ट, डेट इज 1,00,000 रुपया हमने लिख दी। और हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, एनआरवी से। एनआरवी आपको अभी बताई है, डेट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वो लेंगे। अब उसने कहा है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 20% मार्कअप के ऊपर। किसके ऊपर, मार्कअप के ऊपर। अब CPS ड्रॉ करें। मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 100, सॉरी कॉस्ट कितनी चाहिए, 100, प्रॉफिट होगा 20, सेल प्राइस कितनी आएगी, 120। अब आ जाए मेरे यहाँ पे,
उसने आपको सेल पर कॉस्ट गिवन की है 1 लाख, आप 20% प्रॉफिट डालें, डेट इज 20,000। सेल प्राइस कितनी आएगी इसकी? 1,20,000 जो है वो आ जाएगी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो आपने यहाँ पे लिख ली, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है? 1,20,000 है। इसमें से हम लेस करवाएंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, और हम लेस करवाएंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। उसने कहा है जो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड सेल प्राइस का 5% है। तो सर 1,20,000 का आप 5% लें तो आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10% बनेगा 12, ये आ जाएगी 6,000। आप इसको यहाँ पर लेस करवाएंगे। उसके बाद उसने कहा है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है, कॉस्ट टू कंप्लीट है, वो 15% ऑफ कॉस्ट है। ये कॉस्ट है, इसका 15% लें, कितना आ जाएगा? 15,000। आप इसको भी यहाँ पर लेस करवा देंगे। तो जरा बताएं कितना बनता है? 99 बनता है ना? 99 आता है इसका जवाब, 1000। तो अब देखें आपकी एनआरपी कितनी आई है यहाँ पे? 99,000 आई है। सर कॉस्ट क्या है? 1 लाख। एनआरपी क्या है? 99। हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लो के ऊपर। तो लो वैल्यू क्या है? 99,000। इसके ऊपर हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी, और हमारा लॉस कितने का हुआ है? हमारा लॉस जो है वो एनआरपी का हुआ है 1,000 रुपये का। इज डेट क्लियर? इज डेट क्लियर? कुछ समझ लगी? चलिए हम देखते हैं बी वाले को। हम बी वाले का भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी की उसने हमें कॉस्ट गिवन की है, वो कितनी है? 2,70,000। और हम यहाँ पे निकालेंगे एनआरवी। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? हम लेते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, लेस करवाएंगे हम एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन। अब है हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 2,70,000 है। उसने कहा है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, देखिए क्या क्या है। उसने कहा है 15% मार्जिन के ऊपर। क्या कहा है? 15% मार्जिन के ऊपर। आ जाए सीपीएस निकाल लेते हैं। कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल प्राइस। मार्जिन है तो मार्जिन में सर ये 100 है, ये 15 है, और कॉस्ट कितनी है? 85 है। अब उसने हमें गिवन किया कॉस्ट 270। इसका मतलब ये शो कर रही है 85% को। तो आप इस 270 को डिवाइड करें 0.85 के ऊपर, तो बताएं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी आती है? बताएं कितनी आएगी? 270 को 0.85 पे डिवाइड किया, क्या जवाब आया? एक तो थोड़े को तो कैलकुलेटर नहीं आएगा, तुसी बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जंग लड़ने जा रहे हैं, हथियार इनके पास है नहीं, गोलियां खा के आएंगे। फिर कहते हैं जी हमें क्यों निकाला, करतूतें हमारी वैसी है। 317,647 एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट उसने गिवन की है, दैट इज 3% ऑफ ईएसपी। ईएसपी चाहिए आपके पास, इसका ले लें आप 3%। कितनी बनेगी? 9530। 9530। और ईसीसी जो है वो है 7% ऑफ कॉस्ट। तो 270 का हम लेंगे 7%, वो बनेगा 18,900। इसको आप लेस करवाएं, क्या एनआरवी आती है? 317,647 -9530 -18900। क्या जवाब आया? 289217। कॉस्ट ये है, एनआरवी ये है। हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लो पे। तो भाई हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कोई एनआरवी लॉस नहीं आया। समझे? क्लियर है ये? जी जनाब, अब ये सवाल सबको क्लियर है? एवरीवन, इज दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को एनआरवी में मसला हो तो बताएं। एनी बच्चा हु हैव एनी इशू इन एनआरवी, लेट मी नो। अब जरा ई को करते हैं। ई देखिए जी, ई वाला देखते हैं। ई की कॉस्ट है 5 लाख रुपया। आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए जी। ई जो है, ई की कॉस्ट कितनी है?
5 लाख रुपया आपने यहाँ पे लिख ली। अब हम ई की फाइंड आउट करते हैं, NRV। NRV के लिए हमें चाहिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसमें से फिर हमने लेस करवानी है एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन। अब हमें चाहिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, उसने कहा है 50% मार्जिन पे है। क्या? 50% मार्जिन पे है। अब देखें, मार्जिन के ऊपर हम CPS ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है CPS मार्जिन पे सेल प्राइस होगी 100, प्रॉफिट है हमारे पास 50%, कॉस्ट है हमारे पास 50%। इसने हमें कॉस्ट गिवन की है। ये बताएं, ये कॉस्ट जो है 5 लाख रुपया है, ये कॉस्ट इसको शो कर रही है 50% को। तो आप इसको अगर 0.5 पे डिवाइड कर दें या 50 पे डिवाइड कर दें, क्या आपके पास आंसर आएगा? बताएं। 1 मिलियन नहीं आएगा आंसर। तो 1 मिलियन दैट विल बी योर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये क्लियर है आपको? ये क्लियर है आपको? 1 मिलियन, बताएं जरा। अब उसने कहा है ESC जो है वो 10% है, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो 1 मिलियन का 10% लिया, ये हमारे पास आ गई 1 लाख रुपया। उसके बाद उसने कहा है ये 2% ऑफ कॉस्ट है। तो कॉस्ट है 50,000। 5 लाख, 5 लाख का 1% बनता है 10,000। 10,000 हमारे पास ये आ जाएगी। तो आप इसको लेस करवाएं, कितनी बनती है ये? 8,90,000। तो NRV जो है वो 8,90,000 है। कॉस्ट है 5 लाख, तो लोअर पे रिकॉर्ड करना है, 5 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारा इसके ऊपर कोई NRV लॉस जो है वो नहीं आ रहा होगा। गॉट इट? भाई 50% को शो कर रहे हो, तो 50 को डेसिमल्स में लिखे 0.5 ही आएगा। अब समझ आया आपको ई वाला? कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करवानी है, पीरियोडिक वाली, और किस तरह से एंट्रीज वगैरह हमने पास करनी है, एंड इट विल बी एंड।